हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बायो सावर्ट लॉ के कुछ एप्लीकेशंस देख रहे थे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है बायो सावर्ट लॉ का वो देखते हैं हम लोग। द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ इज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट on the axis of current carrying coil. तो ये करंट कैरिंग कॉइल है, उसके एक्सिस पे कोई पॉइंट है, वहाँ मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, देखो लाइक ये मेरे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है। कि ये करंट कैरिंग कॉइल है। अभी जो करंट कैरिंग कॉइल है ना, ये मैंने जो प्लेन ऑफ गोल आपको दिख रहा है ना, इसके परपेंडिकुलर रखी हुई है। ठीक है, ऐसे करके इसका एक्सेस कहाँ होगा? इधर सामने होगा। इसका एक्सेस ये सेंटर हो गया इसका, इसका ये एक्सेस कहाँ होगा? सामने होगा। इसका एक एक्सेस हो गया ये। लेट एक्सेस पे ये पॉइंट है P, जहाँ मुझे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया लेट P। ठीक है, अब यहाँ मुझे इंटेंसिटी फाइंड करनी है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। लेट ये जो कॉइल है अपनी, इसका जो रेडियस है, रेडियस होगा कुछ ना कुछ, वो है A, है ना। और ये जो पॉइंट है ये डिस्टेंस पे है, कितने पे? X पे। ये एक्स डिस्टेंस पर है सेंटर से पॉइंट की। ठीक है, अब मुझे इंटेंसिटी फाइंड करनी है, बायो सावर्ट लॉ का यूज़ करूंगा मैं। और बायो सावर्ट लॉ क्या कहता है? बायो सावर्ट लॉ कहता है, इधर से कर देता हूँ, यूजिंग बायो सावर्ट लॉ कि जो dB मैग्नेटिक फील्ड है किससे? स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल से, दैट इज आइडियल साइन थीटा U0/4 और है कांस्टेंट, U0/4 आइडियल साइन थीटा और अपॉन R²। ये होती है मैग्नेटिक फील्ड dB किसी भी स्मॉल करंट एलिमेंट TL से। इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इक्वेशन का मुझे यूज़ करना है, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए? एक आइडियल स्मॉल करंट एलिमेंट चाहिए। अब करंट लाइट इसके अंदर I फ्लो हो रहा है। ठीक है, I करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है, तो मुझे जो DL एलिमेंट चाहिए, आइडियल एलिमेंट, वो उसी के सरफेस पे चाहिए। सरफेस पे फ्लो हो रहा है ना, पेरीमीटर से फ्लो हो रहा है। मैं एक यहाँ स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूँ, ये रहा। ठीक है, ये DL लेंथ का एलिमेंट DL मैंने ले लिया। ऐसे करंट पास होगा तो ये करंट एलिमेंट आइडियल बन जाएगा। ठीक है, अब आइडियल से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करूँ, dV = μ0 IDL साइन थीटा, एक मेरे को थीटा चाहिए होगा, है ना। थीटा कैसे मिलेगा? वो थीटा मैं मेजर करूँगा। थीटा कैसे मिलेगा मुझे? कि मुझे मिलाना पड़ेगा, ज्वाइन करवाना पड़ेगा DL को किसके साथ? पॉइंट B के साथ। तो वो जो लाइन एंगल क्रिएट करेगी वो क्या होगा? थीटा होगा। तो इसको ज्वाइन करवाओ, ये मैंने इसको ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, लेट ये डिस्टेंस जो है वो अपना R है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये लाइन एंगल बना रही है किसके साथ? इसके साथ, इस DL एलिमेंट के साथ, है ना। कितना बनाएगी? देखो ये मेरा ऐसे है, मेरी कॉइल कैसे है? ऐसे। ठीक है, मैं इसको ऐसे देखूंगा कॉइल को, तो ये सामने ऐसे मुझे दिखेगी, ऐसे दिखेगी मुझे सामने सर्कुलर कॉइल। ठीक है, इस पर मैंने करंट एलिमेंट लिया है यहाँ, ये DL।
किस प्लेन में है? इस प्लेन में है, सामने वाले में। ठीक है, यहाँ मैंने सामने से ज्वाइन किया है इसको, आर को ऐसे सामने ज्वाइन किया है। मेरा आर किस प्लेन में है? ये यहाँ पे है। ठीक है, इस प्लेन में। दोनों प्लेन्स के बीच में अगर मैं एंगल देखूँ कितना है? 90 डिग्री। भाई दो प्लेन है ना, एक प्लेन ये रहा, एक इसका प्लेन ये प्लेन, इन दोनों प्लेन्स के बीच में कितना एंगल हो गया? ये दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। दैट मीन्स थीटा तो क्या हो जाएगा? थीटा तो 90 ही रहेगा। अगर थीटा 90 रहेगा इसका मतलब क्या हो गया? साइन थीटा साइन 91 होता है। दैट मीन्स जो डी बी है वो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल और अपॉन में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है भाई, ये हो गया। अब ये इस एक सिंगल करंट एलिमेंट से मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई। मान लो इस करंट एलिमेंट के जस्ट सामने एक और एलिमेंट में लूँ, सेम वो डी एल। ठीक है, ज्वाइन करवा दूँ। ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, इसको ज्वाइन करवा दिया तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड में निकालूंगा फॉर्मूला वही डी वी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये करंट सेम है दोनों से, आई दोनों की लेंथ सेम है डी एल, दोनों का डिस्टेंस एजेस पे ही तो है, आर ही होगा वो तो। थीटा दोनों का सेम होगा भाई, जैसे ऊपर वैसे ही नीचे। तो प्लेन जैसे ऊपर 90 का एंगल क्रिएट कर रहा है, ऐसे नीचे भी 90 का एंगल क्रिएट करेगा। तो नीचे वाले के लिए भी सेम मैग्नेटिक फील्ड आएगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बोथ करंट एलिमेंट्स कितनी हो गई? वही डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों से सेम। ठीक है, अब दोनों से सेम है। देखो अगर इस एंगल को मैं फाई लेट कर लूँ, अच्छा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसका एंगल क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी? बायो सावर्ट लॉ में हम ये पढ़ चुके हैं कि भाई आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, मतलब एक तो आइडियल का प्लेन, आइडियल का प्लेन डीएल का प्लेन ये रहा, ठीक है, और एक आर का प्लेन ये रहा, ठीक है। इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है ये, तो थर्ड प्लेन कहाँ जाएगा भाई? थर्ड प्लेन पीछे जाएगा, ऐसे ये होगा। मतलब जो डीबी की डायरेक्शन है ना वो कहाँ होगी? ये पीछे वाले प्लेन में, ये इधर। भाई डीबी जो है वो वेक्टर फॉर्म में जब मैंने पढ़ा था बायो सावर्ट लॉ, तो आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट में जो डायरेक्शन होती है रिजल्टेंट की, भाई अपन जानते हैं सी इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब होता है तो सी की डायरेक्शन का होती है ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, डायरेक्शन इसकी। अब इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो गई तो देखो ये डीपी की डायरेक्शन चाहिए ऊपर वाले के लिए, है ना, नीचे वाले के लिए भी तो परपेंडिकुलर होगी, नीचे वाले के लिए भी परपेंडिकुलर, है ना, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर नहीं, ये आइडियल और आर दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, आइडियल का प्लेन ये रहा, आर का प्लेन ये रहा, इन दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन में ये डीबी, तो नीचे वाले की भी क्या हो जाएगी? डीबी, दोनों की सेम मैग्नेटिक की, ठीक है। अब देखो कि मेरे पास ये डीबी है, ये फाई है ना, ये इधर कंपोनेंट अगर मैं करूँ, ठीक है, ये फाई, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? फाई, प्लेन से फाई एंगल पे, इस प्लेन से फाई पे है, इस प्लेन से भी कहाँ हो जाएगी? फाई एंगल पे हो जाएगी, सेम, ठीक है, ये फाई और ये भी क्या हो जाएगा? फाई। अब ये दोनों एंगल फाई हो गए, ये डीबी है, ये भी डीबी है। अगर मैं इनके दोनों के कंपोनेंट करता हूँ, है ना, इनको कंपोनेंट्स में क्या करता हूँ मैं? रिजॉल्व करता हूँ। तो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने पे क्या होगा? देखो ऊपर वाला जो डीबी है, उस ऊपर वाले डीबी का कंपोनेंट, ऊपर वाले डीबी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, देखो इधर से एंगल गिवन है, इधर हो जाएगा डीबी कॉस फाई, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा? डीबी साइन फाई, है ना।
ऐसे ही इस डी बी का कॉम्पोनेंट इधर सेम डी बी साइन फाई और इधर क्या हो जाएगा डी बी कॉस फाई, है ना, ये होंगे। अच्छा, अब ये कंपोनेंट करने के बाद मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को ये दिख रहा है कि कॉस फाई वाले कंपोनेंट तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल हैं, कैंसिल आउट करने चाहिए। लेकिन साइन फाई वाले कंपोनेंट सारे सेम डायरेक्शन में हैं, मतलब अगर रिजल्टेंट निकालना है साइन फाई वाले कंपोनेंट्स का तो इन दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो मैंने ये टू सिमेट्रिकली अपोजिट लिए, अगर मान लो यहाँ और यहाँ टू सिमेट्रिकली अपोजिट लेता तो भी इनके कंपोनेंट करता तो डी बी कॉस फाई दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में आते और डी बी साइन फाई सेम डायरेक्शन में आते हैं। इसका मतलब ये हो गया इस पूरे सर्कुलर कॉइल पे सिमेट्रिकली अपोजिट जो पोर्शन होंगे वो एक दूसरे के कॉस फाई वाले कंपोनेंट को तो कैंसिल आउट करेंगे और साइन फाई वाले कंपोनेंट उनके सेम डायरेक्शन में आएंगे। इसका मतलब हाफ ऑफ द सर्कुलर कॉइल, रिमेनिंग हाफ ऑफ द सर्कुलर कॉइल के कॉस फाई वाले कंपोनेंट को कैंसिल आउट करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और उनके साइन फाई वाले कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में होंगे। इसका मीनिंग क्या हो गया कि भाई नेट मैग्नेटिक फील्ड इन, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, अगर यहाँ से देखो तो ये x और ये y, इन y डायरेक्शन विल बी 0। ठीक है, सिमेट्रिकली opposite elements will cancel out the magnetic field component of each other। ठीक है भाई, कैंसिल आउट कर देंगे, कर दिया कैंसिल आउट। तो फिर इसका मतलब सारी कॉइल से मेरे को ओनली कौन से कंपोनेंट बचेंगे, डी बी साइन फाई वाले कंपोनेंट बचेंगे और वो भी सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, वेक्टर सेम डायरेक्शन में ऐड होते हैं तभी रिजल्टेंट आता है। दैट मीन्स सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, क्या हो जाएगी, सबको ऐड करना है मतलब इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी है, B इक्वल टू इंटीग्रेशन डी बी साइन फाई, दैट मीन्स V इक्वल टू डी बी, ये रहा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर और इनटू में क्या हो जाएगा साइन फाई। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे साइन फाई की, सामने डायग्राम में जो ट्राइंगल बन रहा है उससे साइन फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। फाई के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, ये बेस अपन जानते हैं साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ए। ठीक है, 90 के सामने हाइपोटेनियस आर, साइन फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए अपॉन आर आ जाएगा। बी इक्वल टू क्या आ गया भाई, देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये इधर से आ गया, पहले कर लेता हूँ फिर सॉल्व कर लेंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर और साइन फाई इज ए अपॉन आर। ठीक है, तो जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो। पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई आर की और इंटीग्रेशन डी एल, मतलब सारे डी एल एलिमेंट मेरे को क्या करने हैं, ऐड कर रहे हैं। इंटीग्रेशन मतलब ऐड करने हैं, सारे डी एल एलिमेंट ऐड करूंगा तो मेरे पास सर्कुलर कॉइल की लेंथ आ जाएगी, सर्कुलर कॉइल की लेंथ पेरीमीटर। दैट मीन्स बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई आर क्यू इंटू पेरीमीटर ऑफ कॉइल, सर्कुलर कॉइल है ना, करंट कैरिंग कॉइल। तो क्या हो जाएगा ये, सो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई आर क्यू और 2 पाई रेडियस ए है उसकी, है ना। तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, है ना, ये कैंसिल आउट हो गया और 2 आर क्यू। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट P ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। ठीक है भाई,
अब इसमें देखो क्या है कि अगर n टर्न है तो वो n टाइम्स हो जाएगा। v इक्वल टू हर एक टर्न इतना ही जनरेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड, n म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, है ना। अभी अगर ट्राइंगल देखो तो r हाइपोटेनियस है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो इन ट्राइंगल ये इसको बोल देता हूँ मैं P बोल देता हूँ ना, ये Q हो गया, P O, अच्छा P तो पहले ले लिया मैंने, इसको R बोल देता हूँ ना, R O P, R स्क्वायर इक्वल टू क्या है, R इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट मतलब पावर 1/2, ठीक है। तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंगल टर्न के लिए अगर निकालूँ तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, R की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो ये A और X के टर्म्स में अगर आप निकालना चाहें तो ये मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आ जाएगी, ठीक है भाई। तो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। अब इसमें कुछ डिफरेंट केसेस बन सकते हैं। देखो मान लो ऐसा हो कि x 0 हो जाए, x 0 हो जाए मतलब ये पॉइंट कहाँ आ जाए, सेंटर पे। तो सेंटर के लिए पहले से तो निकाल चुके हैं, तो वही फॉर्मूला आना चाहिए जो पहले निकाला था अपन ने। तो अगर केस 1 बोल रहा हूँ मैं, अगर x इक्वल टू 0 हो जाए, x इक्वल टू 0 उस फॉर्मूला में पुट करूँ मैं, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, x तो 0 हो गया, तो a स्क्वायर की पावर बचा 3/2, स्क्वायर से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन क्या बचेगा 2a क्यूब, b क्या बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2a। यही आया था ना फॉर्मूला सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी अपन ने। अगर मान लो x इक्वल टू a हो, मतलब रेडियस के इक्वल डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड में फाइंड करना चाहूँ, क्या हो जाएगी, b इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर है ना अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, ये हो जाएगी। b इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3/2 इधर से आएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा 5/2, ठीक है। और ये क्या बचेगा ए स्क्वायर ए क्यू, भाई वो स्क्वायर से क्या हो जाएगा 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ठीक है। तो दैट मीन्स मेरे पास क्या बचेगा, ये मेरे पास बचेगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पावर 5/2 अपॉन ए। ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन x इक्वल टू ए, मतलब रेडियस के इक्वल डिस्टेंस पे आप फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये रिड्यूस ही हो जाएगी, है ना, रिड्यूस हो गई ना 2 पावर 5/2, ठीक है। सेंटर से दूर आएंगे तो रिड्यूस होगी। अगर मान लो केस 3 वेरी लार्ज डिस्टेंस पे फाइंड करता हूँ मैं, मतलब जो अपना डिस्टेंस है ना x, वो x जो है वो बहुत लार्ज है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, वेरी लार्ज है, तो b क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, ए नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर की पावर क्या बचेगा 3/2, b इक्वल टू क्या आ गया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, ये कैंसिल आउट x2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि भाई x वेरी लार्ज कर दिया ना, तो x से डिवाइड हो रहा है, तो वेरी स्मॉल हो गई वैल्यू,
इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे अपन दूर जाएंगे ना वैसे वैसे क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है, अगर मैं ग्राफ बनाऊँ ना मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन का कॉइल के लिए डिस्टेंस के साथ, ये मेरी कॉइल, ये मेरा सेंटर, तो पीक पे सेंटर पे मैक्सिमम, उसके बाद रिड्यूस होती हुई एक्स और ये मैग्नेटिक फील्ड। दिस विल बी द ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस फॉर अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है भाई, तो इस तरह मैं बायो सावर्ट लॉ से ये जो सर्कुलर कॉइल है उसके एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकता हूँ। तो ये अपने बायो सावर्ट लॉ के एप्लीकेशंस तो यहाँ पे ख़त्म हो गए। ठीक है, अब आगे इस चैप्टर में अपना एम्पियर्स सर्कुलर लॉ है वो और उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस अपन आगे इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।